A very good morning to everyone. And today we would be discussing about the inability to lose weight with diet and exercise. For all of us, this is some of the, I think this is one of the most common challenge that everyone faces in their life at some point or the other. कि diet से exercise से वजन नहीं घटता है. We are not able to maintain that weight, and that is one of the biggest challenges which all of us face. And today we have with us world-renowned Dr. Shashank Shah, a bariatric and laparoscopic surgeon who would be helping us with this process of understanding how weight loss happens, what is obesity, and why we are not able to lose weight through diet and exercise. The agenda for today is what is obesity? That is what Dr. Shah will be talking about. What are the different causes of obesity? What are the different health problems that occur or co-occur with obesity? Then why is it that we are not able to lose weight in spite of eating healthy food, in spite of exercising, in spite of following a regular routine and regime? What are the different methods with which weight loss happens, and why certain treatments work, certain treatments don't work? And also we will be follow it will be followed by a session of question and answers where sir will answer some questions for all of you. You all can also put up your questions on the chat below. If we have any questions that are not answered, we would answer them as well. Can I now have Dr. Shashank Shah start the session? Good morning, sir. Thank you for being there here to enlighten us about the weight loss process and journey. Yes, very good morning, everyone, and wish you all a very good health. First of all, let me thank all of you for such an overwhelming response. And today is an interesting topic. It's obesity, why we don't lose weight by diet and exercise alone, why is it difficult to lose weight, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है. सभी के सवाल हमने पढ़े हैं और मैं देखता हूं कि अभी इंटरैक्टिव सेशन इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. नाउ लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. सो गुड आफ्टरनून. आज बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में. ऐसे बोलते हैं कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स. अगर देखते हैं तो लिवर, हार्ट, पेट, पैनक्रियाज, डायबिटीज, अपने जॉइंट्स, ब्लड प्रेशर, रिफ्लक्स, यूरिनरी प्रॉब्लम एंड अपना मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस, सभी के ऊपर ओबेसिटी का असर पड़ सकता है. प्रत्येक सिस्टम, हर एक सिस्टम को ओबेसिटी की वजह से कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है. और इसीलिए ये आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी समझी जाती है, जिसको बहुत सारे लोग बीमारी समझते ही नहीं. आज हम देखने वाले कि ओबेसिटी क्या है, क्यों होती है, उसके साथ में कौन सी बीमारियां आती हैं, वजन कैसे कम करना है, डिफिकल्ट क्यों है, और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे. अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओबेसिटी को डिफाइन किया है कि अगर एबनॉर्मल एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट्स रिस्क टू मेडिकल हेल्थ. अपने हाइट और वेट के हिसाब से एक प्रोपोर्शन होता है बॉडी मास इंडेक्स. कैलकुलेट करना एकदम आसान है, आप कहीं भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं. और वेट किलोग्राम में लिखना है, उससे डिवाइड करना है मीटर में हाइट के स्क्वायर को. ये नॉर्मल होता है 23. और मॉर्बिड ओबेसिटी ऐसी होती है कि जो एक स्टेज से आगे चली जाती है. पेट बड़ा हो गया, 20 किलो से वजन ज़्यादा बढ़ गया, उससे साइकोलॉजिकल कोई बीमारी आ गई, अपना कॉन्फिडेंस गया, या जॉइंट पेन हो गए, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिसीज हो गया. जब ये बीमारी आने लगती है तो उसको सीवियर या मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं. अभी ये हर एक को क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों हुआ मुझे, और ये होता है इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म से. अपना मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा जेनेटिक डिसाइड करता है, थोड़े एनवायरमेंटल आजू बाजू के फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. डाइट डेफिनेटली उसमें रोल
प्ले करता है, पर 100% लोगों को ये फाइट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म साथ नहीं देता। कल्चर, बाकी इंटेस्टाइनल लेंथ, बाकी आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, फ्लोरा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पर इसमें पहले दो फैक्टर्स हैं, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक, ये कंट्रोल में नहीं होते हैं। अगर आप बीएमआई क्लासिफिकेशन देखते हैं तो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है 18 टू 23, इसका मतलब लीन एंड नॉर्मल। उससे थोड़ा भी बढ़ गया बीएमआई 27.5 तो उसको ओवरवेट बोलते हैं, और उसके आगे ओबीज, और उसके आगे मॉर्बिडली ओबीज, जब आपका मेटाबॉलिज्म इरिवर्सिबल हो सकता है। अगर अभी हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी इंड्यूसेस टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि दिस फैट सीक्रेट्स वेरियस हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, पैनक्रियाज की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, बॉडी में जो इंसुलिन तैयार होता है उसका काम कम कर देते हैं, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, फैट का शुगर में कन्वर्जन करते हैं, इवेंचुअली ब्लड शुगर बढ़ती है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। साइलेंट डिसीज होता है पर बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करता है। जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में अगर डायबिटीज है और कोरोना होता है तो मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। बाय लूजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट, डायबिटीज कैन बी टोटली रिवर्स। पेडियाट्रिक सर्जरी से ऑलमोस्ट 83% लोगों का दुनिया में पिछले 30-40 साल में डायबिटीज पूरा ठीक हुआ है। अर्थराइटिस, नीडलेस टू से, अगर इतना वजन का स्ट्रेस अपने जॉइंट पे अगर पड़ गया तो जॉइंट तो इतने वजन के लिए बनाए नहीं है। कार्टिलेज, बोन, ये वजन की वजह से खराब होने लगते हैं, जिसको डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और उससे फिर दर्द बढ़ता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, फिर चलना मुश्किल होता है। इन सभी से मेटाबॉलिज्म वापस स्लो हो जाता है, और वापस और वजन बढ़ता है, और एक साइकिल बन जाती है कि आप दर्द ज्यादा हो, हलचल कम करें, वजन बढ़ गया। तो इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट वेट लॉस ही चाहिए, और इतना सिग्निफिकेंट चाहिए कि आपका ऑलमोस्ट 70% एक्सेस वेट चला जाना चाहिए। मैंने बहुत सालों से, पिछले 17 सालों से, इतने साल से बैरिएट्रिक सर्जरी करके देखा है, ये सभी लोगों का पेन चला जाता है, घूमना फिरना शुरू करते हैं, ब्रेकिंग शुरू करते हैं, खेल सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वेट मेंटेनेंस को उनको हेल्प होती है। इनफर्टिलिटी, अब हम देखते हैं कि यंग लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। ये फैट से जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वो फीमेल में फीमेल हार्मोन को मेल हार्मोन में कन्वर्ट करते हैं। उसकी वजह से फिर हिर्सुडिज्म, जैसे चेहरे पे बाल की ग्रोथ होना, पिंपल्स, ब्लैक कलर आना, ये सब होने लगता है। ये अर्ली साइन है कि आप ओबेसिटी की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज की तरफ जा रही है, और इसकी वजह से आपको कंसेप्शन डिफिकल्ट हो सकता है। अगर ये ओबीज लेडी प्रेग्नेंट भी हुई तो यही एटमॉस्फेयर जो मम्मी के या मदर के खून में होता है वो बच्चे को जाता है, बच्चे की भी बच्चे को भी ये ओबेसिटी डायबिटीज देने का चांस बढ़ता है। और अगर पेट बड़ा हो, वजन ज्यादा हो, तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो सकता है, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ सकता है, सिजेरियन की बारी आती है, सिजेरियन में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हर्निया हो सकते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी प्योरली ओबेसिटी की वजह से होते हैं, और बाय लूजिंग एक्सेस वेट दिस कैन बी 100% रिवर्स। हिर्सुटिज्म, ये बाल होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर वजन नहीं कम किया तो कितना भी लेजर करो वो वापस आ जाते हैं। उसको हार्मोन नॉर्मलाइज करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओबेसिटी एंड स्लीप एपनिया, हम देखते हैं कि बहुत लोग स्नोरिंग करते हैं, बैठे बैठे नींद लग जाती है, उनको टायर्ड लगता है, और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये अपने एयरवेज के अराउंड जो फैट जम जाता है उसकी वजह से अपना एयर पैसेज थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब हम सो जाते हैं तो मसल्स रिलैक्स होते हैं, वो और कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और नींद में सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं फेंक सकते, और वो अंदर ही अंदर जम जाता है, और जब एक लेवल पे जम जाता है तो आदमी का रेस्पिरेशन रुक जाता है, उसको एपनिया बोलते हैं।
और फिर ब्रेन उसको जगाता है और आदमी एकदम जोर से अवेक होके वापस सांस लेना शुरू करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने के अटेम्प्ट में स्नोरिंग शुरू होता है। अगर ये स्नोरिंग किसी को है तो ये एक बीमारी है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, हार्ट डिसीज की चांस बढ़ता है, सेक्सुअल लिबिडो कम होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होकर वजन बढ़ने का चांस बढ़ता है। अगर ज्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो बहुत सारे पेपर्स में दिखा है कि बेरिएट्रिक सर्जरी से वो पूरा ठीक हो जाता है, अगर वो ओबेसिटी की वजह से है। पर आप किसी भी तरीके से अगर बहुत ज्यादा वेट लॉस करें तो आपका ये स्लीप एपनिया पूरा ठीक हो सकता है। अभी हार्ट की तरफ देखते हैं, ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अभी ही रिसेंटली वर्ल्ड हार्ट डे हो गया। वजन जो बढ़ता है तो बॉडी के ब्लड खून में फैट का परसेंटेज बढ़ता है, तो कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्नोरिंग से बढ़ता है। वजन हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड देता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जल्दी थक जाता है और इन सभी से जल्दी कार्डियोवास्कुलर डिसीज की बीमारियां हो सकती है। वजन कम करने से आपकी और आपके हार्ट की लाइफ बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है। और ये सभी को एकदम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है, क्योंकि वजन से डायबिटीज भी होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, स्नोरिंग बढ़ता है और सभी से हार्ट के ऊपर लोड आता है। इसी से पैरालिसिस या स्ट्रोक का भी चांस बहुत बढ़ता है। ऑब्वियसली सभी को लगता है कि ओबेसिटी ना हो, आप अच्छे शेप में हो तो आप अच्छे दिखते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इसी को नहीं बोलते। आपका दर्द नहीं होना, आपकी हलचल कंफर्टेबल होनी, आपको सभी खा पी के अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना, इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। इनफर्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, जॉइंट पेन नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। ओबेसिटी से फैट स्टोरिंग सेल्स बढ़ते हैं और ओबेसिटी को एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोलते हैं, जिससे बॉडी के इन्फ्लेमेशन के केमिकल मैसेंजर साइटोकाइन बढ़ जाते हैं। और आज के टाइम में अगर किसी को ये साइटोकाइन या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है और उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी होती है तो ये डबल इन्फ्लेमेशन से रिस्क बढ़ती है। फैट से आपका शुगर मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। आप कुछ भी खाएं उसका फैट बन जाता है, कुछ भी खाएं उसकी शक्कर बन जाती है और उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। किसी को रिफ्लक्स होगा, किसी लेडी को यूरिन कंट्रोल नहीं होगा, किसी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बैक एक, स्नोरिंग, थोड़ा भी चलने से ब्रेथलेसनेस होता है और लाइफ अनकंफर्टेबल होती है। अगर आप ये ट्रीट करते हैं तो आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और हर एक आदमी, हर एक औरत खुश होना चाहती है, लाइफ अच्छे से हैप्पीली जीना चाहती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना सिग्निफिकेंट वेट लॉस से डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी वेट कम होने से क्या क्या होता है? हेडेक कम हो जाते हैं, माइग्रेन कम हो जाते हैं, किसी का डिप्रेशन कम हो जाता है। स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई एक कंडीशन है जिससे माइग्रेन और हेडेक्स बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम हो जाती है। वजन की वजह से अस्थमा भी बहुत एग्रीवेट हो जाता है, तो अस्थमेटिक का अस्थमा एकदम कंट्रोल हो जाता है। कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हमेशा हम पढ़ते हैं कि फैटी लिवर डिसीज, लिवर में जब ये फैट जमने लगता है तो ये अनवांटेड फैट लिवर को, बॉडी को, हार्ट को, किडनी को खतरे वाला होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सिंड्रोम एक्स जैसे बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट बढ़ना, ये हार्ट के लिए खतरा वाला होता है। पेट में जब फैट बढ़ता है तो पेट का प्रेशर बढ़ के रिफ्लक्स या यूरिन को कंट्रोल नहीं होना, ऐसी बीमारियां होती हैं। आपने सुना यंग लड़कियों में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, हिर्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ, ये सब होते हैं। पर वेट लॉस के बाद मेंसेस नॉर्मल हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाती है। तो वैसे ही अगर आप मेल्स में देखते हैं तो मेल्स में भी फैट की वजह से मेल सेक्सुअल हार्मोन का प्रोपोर्शन कम हो जाता है और उसका कन्वर्जन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन में हो जाता है। और हम यंग लड़कों में चेस्ट या ब्रेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, कमर में फैट जमना शुरू हो जाता है।
घुटने में दर्द होने लगता है, वेरिकोज वेन, गाउट, ये सभी बीमारियां वेट लॉस से ठीक हो सकती हैं। ये डिस्टिंक्ट बेनिफिट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, वजन कम कैसे करना है। हम हमेशा सोचते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, डाइट करो, अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर इन दोनों से मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है। और एक्सरसाइज और डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर शुरू से इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे और लाइफस्टाइल बनाएंगे तो ओबेसिटी प्रिवेंट हो सकती है। एक बार ये बीमारी हो गई तो फिर साइंटिफिक प्रोसेस में जाना पड़ता है। डाइट और एक्सरसाइज के साथ में कभी कभी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। आज के टाइम में बहुत सारी अच्छी नई दवाइयाँ आई हैं जिससे थोड़ा वजन कम होने में हेल्प हो सकती है। अगर ये कुछ नहीं हुआ तो आपका मेटाबॉलिज्म कम कम करेक्ट करने के लिए आप मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक सर्जरी भी करा सकते हैं। सबके मन में आता है कि वजन कम क्यों होता नहीं है। कम तो होता है पर वापस बढ़ जाता है। इट इज ऑलवेज वेरी हार्ड टू लूज वेट बाय एनी मेथड, एंड इट इज नॉट हार्ड टू लूज वेट, इट इज एक्चुअली हार्ड टू मेंटेन दैट वेट। थाउजेंड्स तरीके हैं जिससे टेम्पररी वजन कम होता है, पर किसी को टेम्पररी वेट लॉस की जरूरत नहीं होती है। अभी एक बॉडी का मैं मेटाबॉलिज्म बोलता हूँ। बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एक ऐसी थियरी होती है कि हर एक चीज का एक सेट पॉइंट होता है कि एक पर्सन के बॉडी में कितना परसेंटेज फैट होना चाहिए। जेनेटिक, एनवायरनमेंट, हम जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है और ये सेट पॉइंट या फैट स्टोरेज पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब किसी की बॉडी में अगर जन्म के टाइम पे 10% ही फैट स्टोर का सेट पॉइंट है और जेनेटिक्स और बाकी सब वजह से वो सेट पॉइंट 40% की तरफ गया, तो इसका मेटाबॉलिज्म फिर फैट ज्यादा से ज्यादा मांगने की कोशिश करेगा। और कोई भी फैट को कम करने की कोशिश करेगा तो बॉडी इसको इंसल्ट समझ के ऐसे हार्मोन्स तैयार करती है जिससे भूख बढ़ती है, कंट्रोल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वजन बढ़ने लगता है। तो डाइट इंड्यूस वेट लॉस से ऐसे होता है कि प्रोटेक्टिव हार्मोन जो सेट पॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, भूख लगने वाले, मेटाबॉलिज्म वाले, सब इस तरह से बढ़ जाते हैं जिससे एपेटाइट बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, अपना एक्सरसाइज का इफेक्ट कम होने लगता है और हम सभी को लगता है कि ये आदमी को कंट्रोल नहीं है। सिर्फ खाने के ऊपर कंट्रोल की चीज नहीं होती है। भूख लगती है वो माइंड कंट्रोल से कम नहीं होती, पेट भरता है ये माइंड कंट्रोल से कम नहीं होती। हर एक चीज अपने हार्मोन से होती है और ट्रीटमेंट होती है वो अपना सेट पॉइंट नॉर्मल करने की होती है, जो सेट पॉइंट का कोरिलेशन आपके मेटाबॉलिज्म से होता है। ये है कि आपकी ओबेसिटी की स्टेज क्या है और आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आप माइल्डली ओवरवेट हो तो आपको डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और ये डाइट, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हर एक ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है। पर आपका अगर बॉडी मास इंडेक्स 27 से आगे गया, इसका मतलब आप ओवरवेट से ओबेसिटी की तरफ जाने लगे, तो फिर मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपका बीएमआई 30 से आगे चला जाता है, अपने एशियंस में फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो 30 बीएमआई भी हुआ तो भी फैट का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो उसको भी मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन लेने से बेनिफिट थोड़ा कम होता है क्योंकि सेट पॉइंट बहुत आगे जा चुका होता है और उसको ड्रास्टिक मेटाबॉलिक रिवर्सल की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक सर्जरी से डेफिनेटली बेनिफिट होता है। अगर इनको डायबिटीज है तो डेफिनेटली पूरी दुनिया की गाइडलाइंस में है कि इनका डायबिटीज या मेटाबॉलिक सर्जरी से ठीक हो सकता है। अभी मैंने ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको एक ब्रीफ समरी दे दी और मैं जानता हूं कि सभी लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और अभी हम इंटरेस्टिंग सवाल और इंटरेक्शन की तरफ जाते हैं। ये मेरा आप सभी से चैट करना चाहता हूँ। Sir, आई विल जस्ट हैंड ओवर टू आदित्य नाउ। Sir, we had a lot of questions that came to us कि
आपसे ये सवालों के जवाब हमें चाहिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वजन कम कैसे करें। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट। कितना वजन कम करना है ये नहीं, पर वजन कैसे टू बिगिन विथ कम करें। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वजन कैसे कम करें, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका आंसर ये है कि ओबेसिटी ये बीमारी है, और अगर आपको वजन कम करना है तो आपको ओबेसिटी कंसल्टेंट, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड डाइटिशियन, इन सभी से एडवाइस लेके ही करना है। खुद के खुद ये बीमारी को ट्रीट करना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होता है। ऑब्वियसली कैलोरी कम करते हैं तो बेनिफिट होता है, एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो बेनिफिट होता है, पर इन दोनों चीजें से थोड़ा वजन कम हुआ तो मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बॉडी के हॉर्मोन्स वापस आपका वजन लाने की कोशिश करते हैं, भूख वापस देने की कोशिश करते हैं। और इसी टाइम पे मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट, डाइटिशियन आपको दवाएं, कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे सकते हैं जिससे आपका वजन मेंटेन हो। अभी इधर मैं एक बोलना चाहता हूँ, हर एक को लगता है कि मेरा वजन किसी डाइट, कुछ शॉर्टकट से कम हो जाए, और बॉडी की बीमारी इस तरह से अपनी विल से ठीक नहीं होती। हर एक ओबेसिटी एक स्टेज होती है। किसी का बॉडी मास अगर बहुत ज्यादा हो और वो कितनी भी कोशिश करे, तो दुनिया के स्टैटिस्टिक्स से पता है कि टेम्पररी वजन कम होता है, पर हार्मोन उसको वापस बढ़ाते हैं, और उसको यो यो इफेक्ट बोलते हैं कि 4 किलो कम हो गया, 8 किलो बढ़ गया, और 7 किलो कम हो गया, 10 किलो बढ़ गया। इवेंचुअली ये वेट गेन का ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे बोला, स्टेप वाइज डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, मेडिकल थेरेपी, फार्माकोथेरेपी, कभी कभी एंडोस्कोपिक बलून, और फिर सर्जरी, इन सब का कॉम्बिनेशन साइंटिफिक गाइडलाइन के हिसाब से जब करते हैं तो आदमी को लॉन्ग टर्म वेट लॉस में सक्सेस होता है। और ये सभी चीजें कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। एक मैं बोलता हूँ कि अभी सब लोगों को टाइम है, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, किसी का इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, कोई बोलता है कि इससे वजन कम होगा। ऐसी ट्रिक से रेयरली लॉन्ग टर्म वेट लॉस सक्सेसफुल होता है। राइट सर। सर, और एक और कॉमन सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि 5 से 6 किलो मेरा वजन ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी वजन नहीं है, पर मुझे 5-6 किलो वजन कम करना है। तो ये ऐसे जो 5-6 केजीज जिनको कम करना है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे। आंसर इज वेरी सिंपल। हम 5, 7, 6 केजी की तरफ नहीं देखते, हम बॉडी कॉम्पोजिशन देखते हैं। डेक्सा स्कैन में, किसी इवेल्युएशन में फैट कितना है, मसल कितना है देख के लूजिंग 5 to 6 kg वेट इज डेफिनेटली पॉसिबल। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जेनेटिक्स, आपका कैलोरिक कंटेंट, डाइट का कॉम्पोजिशन, ये इवेल्युएट करके आपके लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई दवाई, कोई फंक्शनल फूड्स, कोई नई टिप्स देख के ये मेंटेन करना इतनी अर्ली स्टेज में डेफिनेटली पॉसिबल है। राइट सर। और अगर पेशेंट को डायबिटीज है और बहुत ज्यादा वजन नहीं है, थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है पर पेट बाहर आया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस दोगे आप सर। इस पे अगर किसी को चाहिए तो मेरा एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में अवार्ड मिला है, जिनका पेट बड़ा होता है उनका फैट पेट की स्किन में नहीं होता है, वो फैट पेट के ऑर्गन पे होता है, लिवर के अंदर, पैनक्रियास के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। और ये फैट सबसे ज्यादा हार्मोन्स तैयार करता है, जिससे पैनक्रियास की कैपेसिटी कम हो जाती है, कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, हार्ट डिसीज हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर स्टैंडर्ड डायबिटीज की दवाई से भी कुछ फायदा नहीं हो, और न्यूरोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या कोई बीमारी हो जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो, पाँव को जख्म हो, किसी को एम्पुटेशन, किडनी फेलियर, बहुत बीमारियां होती है डायबिटीज से, और अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो आज के टाइम में उसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से ये डायबिटीज पूरा रिवर्स का हो सकता है। यस बेटा। और यस। हजारों लोगों के डायबिटीज
इससे ठीक हो चुका है। पेट बड़ा हो, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, उसके साथ भी हार्ट डिसीज, कोलेस्टेरॉल, बीपी की दवाइयाँ, और ये सब अगर बढ़ते रहता है तो ऐसे पेशेंट को मेटाबॉलिक सर्जरी का ऑप्शन डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। राइट सर। सर एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि रोज हम सुनते हैं कि आज ये टाइप का डाइट है, कल वो टाइप का डाइट है, आज कीटो डाइट ट्राई किया, कल इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज डाइट्स एंड विच ऑफ दीज डाइट्स वर्क, विच ऑफ दीज डाइट्स डोंट वर्क, विच इज द करेक्ट डाइट फॉर मी, ये कैसे चूज करना चाहिए? बहुत सारे टाइप्स के डाइट्स होते हैं और उससे किसी किसी को बेनिफिट होता है, पर अगर हम किसी इंटरवेंशन का बेनिफिट देखते हैं तो 3 महीने में, 6 महीने में कितना वजन कम हुआ इसको देखने में कोई मतलब नहीं है। 3 महीने में वजन कम हुआ, 6 महीने में वजन कम हुआ, 5 साल के बाद वो मेंटेन था कि नहीं, इसके ऊपर वो डाइट का सक्सेस होता है। हर एक तरीके के डाइट को थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है और इससे 5% 10% वेट लॉस हो सकता है, पर कौन सा डाइट किसको सूट करेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जो जिसके लिए काम करता है उसको अगर लाइफ टाइम के लिए मेंटेन कर सकते हैं तो ही सिर्फ यूजफुल डाइट है। शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई भी इंटरवेंशन करते हैं तो उसका इवेंचुअली यो यो इफेक्ट हो जाता है और इवेंचुअली आदमी का वजन ज्यादा बढ़ता है और बीमारियां जल्दी आ जाती है। तो मैं बोलता हूँ जो भी करना है साइंटिफिकली क्वालिफाइड रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस लेके, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेके, इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कौन सा इंटरवेंशन सूट करेगा। राइट सर। एक और इंटरेस्टिंग सवाल सर है कि बहुत डाइट, बहुत एक्सरसाइज, रेगुलरली जिम करती हूँ, योगा करती हूँ, ऑलमोस्ट 1 आवर मैं योगा करती हूँ, जिम 2 2 आवर्स करती हूँ, डाइट मेरा कुछ बाहर का खाना रेगुलरली नहीं है, जंक फूड नहीं है, मैं नॉर्मल रोज घर का खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है। दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट एवरीवन आस्क्स। This is unfortunate truth of altered or diseased metabolism. जिसका मेटाबॉलिज्म इतना डिसीज हो कि बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसको उसके आगे वाली स्टेप से ही बेनिफिट हो सकता है। कितना भी अटेम्प्ट करें बॉडी के प्रोटेक्टिव मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक हॉर्मोन्स अगर आपके अटेम्प्ट्स को नलीफाई न्यूट्रलाइज करते हैं तो आपको हेल्थ प्रोफेशनल ओबेसिटी एक्सपर्ट के पास जाके इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। कभी कभी इनको फार्माकोथेरेपी, कभी कभी बलून, कभी कभी सर्जरी, ये करके फिर अगर वो पहले वाली लाइफस्टाइल जो अभी आपने बोली वो करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनका वजन कम हो सकता है। राइट सर। सर आपने बहुत बार ये टर्म मेटाबॉलिज्म यूज किया है। सो फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड, सभी लोग मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, ये बहुत कॉमनली सब लोग टर्म्स यूज करते हैं। सो इफ यू कुड सिंप्लीफाई व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू improve a person's metabolism, it will be very enlightening. मेटाबॉलिज्म अनफॉर्चुनेटली यूज करने के लिए बहुत आसान टर्म है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो दुबले होते हैं, वजन कम करने के लिए सब खाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते और उनका वजन कभी भी नहीं बढ़ता है। उनका मेटाबॉलिज्म, उनका सेट पॉइंट ये कम फैट वाला होता है। और बहुत लोग 24/7 फुल टाइम कुछ पढ़ते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, पर उनके खाने का फैट में कन्वर्जन होता है, किसी के खाने का कोलेस्टेरॉल में कन्वर्जन होता है, किसी के खाने का शुगर में कन्वर्जन होता है। और ये अपना खाना यूटिलाइज कैसे होगा, स्टोर होगा फैट बन के या एनर्जी बन के एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जैसा 2+2 कभी भी नहीं होता है कि मैंने इतना एक्सरसाइज किया तो इतने कैलोरीज गए तो मैं इतने कैलोरीज खाऊं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बॉडी में कभी भी नहीं होता है क्योंकि ये इंजीनियरिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं चलता है। हार्मोनल इंटरेक्शन, जेनेटिक्स,
आपको बचपन में कोई एंटीबायोटिक दिया हो, कोई बचपन में कोई बीमारी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कभी स्टेरॉइड दिए, कोई मेडिकेशन दिए, डिप्रेशन आया, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, प्रेगनेंसी में कुछ आपके हार्मोन चेंज हुए, जैसे हर एक बॉडी के चेंज के फेज में मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब आपका खाना किस तरह से हजम होता है और उसका यूटिलाइजेशन या यूज बॉडी किस तरह से करती है, स्टोर करती है, कोलेस्टेरॉल बनाती है, फैट बनाती है, या उसको फेंक देती है। अनफॉर्चुनेटली ये मेटाबॉलिज्म नॉर्मल करने के लिए आदमी के हाथ में सभी कुछ नहीं होता है। ये मेटाबॉलिज्म 1% स्मॉल परसेंटेज में चेंज करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज से बेनिफिट होता है। डाइट से वजन कम हो और उसके साथ में कुछ आप अगर मेडिकेशन लो तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ये सब कोशिश करने के बाद 8-10 साल के बाद आते हैं, पेट बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, जॉइंट खराब हो गया, पीठ का दर्द हो रहा है, पाँव में सूजन आ रही है, यूरिन कंट्रोल नहीं, रिफ्लक्स डिसीज, भूख इतनी लगती है कि डाइट कंट्रोल ही नहीं होता है, दर्द इतना है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी कैन बी अ ब्लेसिंग। और ये सर्जरी सिर्फ खाना कम नहीं करती है, ये सर्जरी मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। राइट सर। सर एक और ऐसे सवाल है, जैसे सर आपने राइटली बोला कि वजन घटता है, अलग अलग ट्रीटमेंट से वजन कम होता है, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर एक प्लेटू आ जाता है, या एक पॉइंट के बियॉन्ड और वजन नहीं कम हो पाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये प्लेटू का कैसे आ जाता है, एंड व्हाई इज इट दैट पीपल आर नॉट एबल टू गो डाउन बिलो दैट वेट? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज योर मेटाबॉलिज्म, जो आपके बॉडी का सेट पॉइंट डिसाइड करता है, और आपके कितने भी अटेम्प्ट्स इसके आगे आपके फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन को ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जब तक ये एबनॉर्मल हार्मोन्स, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं कर सकते, तब तक इसके आगे वेट लॉस होना आसान नहीं है। और हर एक को एक वेट लॉस का गोल टारगेट होना चाहिए। किसी का अगर 40 किलो वजन ज्यादा हो, और ऐसे बोलते हैं कि 5-6 किलो भी कम हुआ तो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और ये 5-6 किलो कम होके अगर 20 साल तक मेंटेन हो तो ही ये बेनिफिट्स होते हैं। तो हर एक को कितना वजन कम करना है ये डिसाइड करना आसान नहीं होता है। जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 70-80% आपका जितना एक्स्ट्रा वेट हो, उसमें से 70-80% कम होने से ही मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और अगर कहीं प्लेटो आ जाता है तो ओबेसिटी बेरिएट्रिक सर्जन के पास जाके ही उनको इवैल्यूएशन करके राइट आंसर मिल सकता है। राइट सर। सर आपने जैसे एक पॉइंट बोला था, एशियंस में, इंडियंस में सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब बाकी बॉडी एकदम थिन है पर पेट बहुत निकला हुआ है। तो ज्यादातर ऐसे सिचुएशन में अगर आप सिर्फ पेट कम करोगे कोई लाइपोसक्शन से, टमी टक से, तो उससे फायदा होगा या नहीं होगा, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे मैं मेरा पेट कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये भी एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सभी के लिए। पेट जब बढ़ता है तो पेट बढ़ने का मेन रीजन होता है कि फैट आपके पेट के अंदर जम जाता है, ऑर्गन्स के अंदर, लिवर इंटेस्टाइन के अंदर। लाइपोसक्शन से ये इंटेस्टाइन या लिवर के अंदर का फैट नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्किन के अंदर का निकाल सकते हैं। लाइपोसक्शन ये बॉडी का शेप बदलने के लिए, स्किन के अंदर थोड़ा सा फैट होता है, अच्छा दिखने के लिए ट्रीटमेंट होती है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जिससे हेल्थ बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है। और जब पेट बढ़ने लगता है, एशियंस में ऐसे बोला जाता है कि फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। डायबिटीज के अगेंस्ट जो प्रोटेक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं, और पेट बढ़ने से वो हार्मोन और कम हो जाते हैं, और इससे डायबिटीज जल्दी बढ़ जाता है, जल्दी हो जाता है। तो पेट कम करना ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करने जैसा है। कोई लाइपोसक्शन, टमी टक से पेट कम नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको दिखने के लिए थोड़ा कम दिखाई देगा,
पर पेट कम करना एशियन में जो होता है वो बॉडी के अंदर का, पेट के अंदर का फैट परसेंटेज कम होना हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी को टमी टक भी करना है तो हम बोलते हैं पहले एग्रेसिवली वेट लॉस करो, पेट फ्लैट हो जाने दो, फैट पूरा चला जाने दो, उसके बाद ही करने में साइंस है। राइट सर। सर, प्रेगनेंसी और जनरली डिलीवरी के बाद बहुत वजन बढ़ जाता है। बहुत से फीमेल्स को ये कंसर्न होता है कि मैं एकदम पतली थी, मेरा फिगर एकदम परफेक्ट था, पर मेरा डिलीवरी के बाद वजन बढ़ने लग गया या पोस्ट प्रेगनेंसी वजन बढ़ने लग गया। ये क्यों होता है एंड व्हाट कैन बी डन इन सच सिचुएशंस? It is very important to understand that pregnancy is a phase during which body will try to gain more calories जो बेबी को फीड करने के लिए जरूरी होता है। तो प्रेगनेंसी में जितना भी वजन बढ़ता है उसमें से 70% फ्लूइड होता है, और प्रेगनेंसी के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिज्म रिवर्स हो सकता है। पर जिनके जेनेटिक्स में वजन बढ़ना हो, जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ हो, प्रेगनेंसी में और भी कोई बीमारियां हो, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो, उनको पूरा बच्चे के ऊपर ध्यान देते देते खुद के ऊपर ध्यान देना इतना आसान नहीं होता है। पर प्रेगनेंसी में जो कन्वेंशनल इंडियन डाइट जो लेडी को देते हैं कि और घी खाओ ये खाओ, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हेल्दी डाइट की ज़रूरत उससे होती है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, उससे लैक्टेशन भी मेंटेन होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जब हम ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो फिर चली गई होती है, और फिर लेडी आती है जब लड़का बड़ा हो जाता है, 1 साल का 2 साल का, तब पेट बढ़ गया होता है, फिर उनको एक स्टेज आगे वाली ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और ये पेट जो बढ़ता है उससे बहुत बार हर्निया भी होता है। ये हर्निया या पेट, ये सब पहले वेट लॉस ट्रीटमेंट के बाद में या साथ में ही कर सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के बाद किसी को वजन कम करना है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ओबेसिटी एक्सपर्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन से अच्छी तरह से एडवाइस लेके उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसके आगे वाली फेज में गए तो बहुत लेडीज को मेटाबॉलिक और बेरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, और उसके बाद वो ठीक हो सकती है और आगे वाली प्रेगनेंसी भी नॉर्मल होती है, और उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म करेक्शन की वजह से वो वापस वजन भी आसानी से कम कर सकते हैं। राइट सर। सर, जस्ट लाइक जैसे प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद वजन बढ़ता है, बहुत से फीमेल्स में मेनोपॉज के प्री मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल जो फेज होता है उसमें भी बहुत वजन बढ़ जाता है। ज्यादातर सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों में क्या करना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस ऑलरेडी बॉडी में आ चुके होते हैं? डेफिनेटली मेनोपॉज इसको बोलते हैं जब ओवरी का फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने को आता है, और उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, सबकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, सबको लगता है भी रिटायर, थोड़ा सा काम कम करो, एंजॉय करो, और ये सब साथ में आ जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म, स्लो लेजर एक्टिविटी, और एक वेट बढ़ने की फेज होती है। सभी ऑर्गन जॉइंट्स का एजिंग होने लगता है। इसी टाइम पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन, जरूरत पड़ी तो हार्मोनल करेक्शन, ये सब साथ में करना जरूरी होता है, और ये मेनोपॉज के 5-6 साल पहले ही करना जरूरी होता है। अगर उस टाइम पे आपका बीएमआई अगर 28-30 से आगे गया हो तो आपके जॉइंट्स, आपका डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, ये सब साथ नहीं देते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो चुका होता है। तो इसी के लिए ये एंटी एजिंग बहुत पहले से सोच के उसको प्रिवेंशन करना पड़ता है। पर जिनके लिए टाइम गया है उनके लिए भी ये मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी बहुत बार एंटी एजिंग हो जाता है और जवान हो जाते हैं, क्योंकि जो मेनोपॉज का हार्मोनल स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो बेरिएट्रिक सर्जरी वापस पहले जैसा एक्सीलरेट कर सकती है। Right, sir. Sir, you have been in the field of bariatric surgery, performing such surgeries for the last 17 years. So, we would want to know what exactly is bariatric surgery and what are the effects of weight loss surgery या bariatric surgery जो आप करते हो? एक सिंपल लैंग्वेज में सभी को बोलता हूँ,
हम खाना खाते हैं, स्टमक में जाता है। किसी को एक रोटी खा के पेट भरेगा, किसी का 4 रोटी खा के भी नहीं भरेगा। किसी को 8 घंटे के बाद भूख लगेगी, किसी को 4 घंटे के बाद भूख लगेगी। हर एक की एक्टिविटी, उम्र, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, फैमिली में जो बीमारी होता है, सब अलग होता है। और सब लोग एक ही तरह का खाना पीना, लाइफस्टाइल, पढ़ना, करियर गोल सब एंजॉय करते हैं। इसी में कभी कभी ये मेटाबॉलिज्म स्लो होके उसकी कब बीमारी बन जाती है, आदमी को समझ में नहीं आता है। हर एक बार हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो ब्रेन से बात करते हैं, पैंक्रियास से बात करते हैं, लिवर से बात करते हैं। ब्रेन से बात करते हैं तो पेट भरने का सेंसेशन देता है। अगर ये हार्मोन कम पड़ जाए तो पेट भरने का सेंसेशन नहीं आता, आदमी को ज्यादा खाने का क्रेविंग होता है। पैंक्रियास को अगर अच्छी तरह से मैसेज नहीं देते तो इंसुलिन काफी नहीं होता है, डायबिटीज हो जाता है, लिवर में फैट जम जाता है। और ये सब हार्मोनल मैसेजेस मेनली स्टमक इंटेस्टाइन में होते हैं। और इनमें कुछ बिगाड़ हो जाए तो ये मशीन बिगड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और ओबेसिटी की बीमारी लग जाती है। और यहाँ पे मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब रूट कॉज को ठीक करना है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, एक्सेस क्रेविंग को कम करना है। आप खाना खाने के बावजूद उसका कन्वर्जन शक्कर में नहीं करना है, फैट स्टोरेज में नहीं करना है। कभी आप थोड़ा फैट भी खाते हैं तो फैट एब्सॉर्ब नहीं होने देना है। और ये सब अचीव होता है बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट से। अब ये ट्रीटमेंट ऐसे होती है, पूरी दूरबीन से होती है, 2-3 पंक्चर से स्टमक में या इंटेस्टाइन में इस तरह से चेंज करते हैं कि आपको नॉर्मल से थोड़ा कम खाना खा के पेट भर जाता है, सेटिस्फैक्शन अच्छे से मिल जाता है। और जो हार्मोन चेंज हो जाते हैं वो बॉडी में जो भी जमा हुआ एक्सेस फैट है उसको मेल्ट कर दे, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और आदमी आहिस्ता आहिस्ता पिघल के जवान, लाइट वेट, अच्छा लगने लगता है। ऑर्गन के ऊपर का सब स्ट्रेस चला जाता है। ओबेसिटी जी जो भी बीमारियां आती है वो ठीक हो जाती है। इसमें टाइप्स होते हैं जो सिर्फ स्टमक के करते हैं। स्टमक का कर्वेचर जो होता है उसमें हार्मोन होता है, हंगर हार्मोन, ग्रेलिन, और भी हार्मोन होते हैं। और वो अगर एक्सेस में हो, ज्यादा हो, तो ओबेसिटी की बीमारी हो सकती है। उनको कम करने के लिए वो स्टमक का कर्वेचर एक हार्मोन का बीमारी समझ के निकाल देना एक ट्रीटमेंट होती है। वैसे ही इंटेस्टाइन में भी हार्मोन्स होते हैं। बाईपास वर्ड से सभी को डर लगता है, हार्ट का बाईपास, गैस्ट्रिक बाईपास, डर लगता है। तो बाईपास का मतलब होता है कि हम कभी बाईपास रोड से जाते हैं, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव पाथवे। जब फूड इंटेस्टाइन के दूसरे पाथ से जाता है तो इंटेस्टाइन के फेवरेबल या अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, क्रेविंग कम हो जाती है। ब्रेन में से सेट पॉइंट इस तरह से सेट हो जाता है कि फैट कम होना चाहिए, उससे पैंक्रियास स्टिमुलेट होकर डायबिटीज ठीक हो जाता है, हार्ट डिसीज कम हो जाता है। और ये स्टमक और इंटेस्टाइन के जो भी मैनिपुलेशंस होते हैं वो 100 साल से ज़्यादा से चल रहे हैं। इससे सिर्फ थोड़ी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, उसके छोड़ के उससे कोई बाकी इफेक्ट नहीं होता है। फॉर्चुनेटली आज के टाइम में ये दूरबीन से पूरे मशीन से हो जाते हैं, जिससे पेशेंट 4 घंटे में चलने फिरने लगता है, लिक्विड लेने लगता है, ऑलमोस्ट लाइक अ डे केयर प्रोसीजर। राइट सर। सर, एक और ऐसा सवाल है कि इज वेट लॉस सर्जरी द लास्ट ऑप्शन दैट वन शुड अंडरगो? मतलब हु कैन अंडरगो दिस प्रोसीजर, व्हेन कैन दे अंडरगो दिस प्रोसीजर? ये एक बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो ही मुझे सर्जरी की जरूरत है। सो कौन और कब ये सर्जरी करवा सकता है इज अनदर क्वेश्चन सर। ये सभी का नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है कि कोई भी वर्ड, सर्जरी, ऑपरेशन वर्ड आए तो इसको लास्ट ऑप्शन कर दे, और ऐसे नहीं होता है। इसको अप्रोप्रिएट टाइम पे साइंटिफिक गाइडलाइन से लेना यही आंसर है। किसी का वजन 20-25 kg से ज़्यादा हो, उसके साथ में अगर बीमारी हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, किसी को वजन की वजह से जॉइंट इतने खराब हो गए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की बारी आए, किसी का स्पाइन खराब हो, इनफर्टिलिटी हो,
जब एक्सेस वेट बाकी किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करता है, सभी कोशिशों के बावजूद बढ़ते ही रहता है, और जिससे बहुत सारी बीमारियां जो क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग बोलते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, सांस की बीमारी, दम लगना, या उससे अगर कोई साइकोलॉजी भी अफेक्ट होती है कि खुद को अगर अच्छा दिखने का मन करता है, या हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के रिलेशनशिप में अफेक्ट होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप अफेक्ट होती है, माइंड अफेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, और बाकी ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, तो उसको लास्ट ऑप्शन नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन समझना है। जैसे अगर किसी के हार्ट की नस बंद होती है और एंजियोप्लास्टी और बाईपास की जरूरत होती है, तो जरूरत होती है, उसको फर्स्ट या लास्ट ऑप्शन समझते नहीं है, उसको लाइफ सेविंग ऑप्शन समझते हैं। वैसे ही मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी इतने सालों से पब्लिश्ड है, ये लाइफ सेविंग, लाइफ प्रोलॉन्गिंग सर्जरी होती है, जिससे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। और मैं मेरे क्लोज रिलेटिव्स में ये बहुत ज़्यादा ऑफर कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज़ वक्त पे करते हैं तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। 110 kg पे करना और 200 kg पे करना, 150 पे करना से ज़्यादा अच्छा होता है कि 110 पे करना है। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने तक अनसाइंटिफिक अटेम्प्ट करके बीमारियां जितनी हम बढ़ाते हैं, उतना रिस्पॉन्स आने को चैलेंज ज़्यादा होता है। तो ये लास्ट रिसोर्ट नहीं, जिसके लिए ये इंडिकेटेड है उसके लिए फर्स्ट रिसोर्ट है, और जिनको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको वो लोग लास्ट रिसोर्ट समझ के बाकी सब अटेम्प्ट करके ये लास्ट रिसोर्ट की बारी न आने देने की कोशिश करें, ओबेसिटी बेरियाट्रिक एक्सपर्ट के पास जाके। यही मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। राइट सर। सर, जैसे आपने बोला कि सर्जरी वर्ड सुन के डर जाते हैं, वैसे ही ये सर्जरी है, पर क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड हाउ कैन द साइड इफेक्ट्स बी बैलेंस्ड आउट इफ देयर आर एनी? बेटा, कम खाने से कभी बॉडी को इंजरी नहीं होती है, जो भी होती है ज़्यादा खाने से ही होती है। जो साइड इफेक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट से होते हैं, वही बेरियाट्रिक सर्जरी से होते हैं। कोई स्टमक इंटेस्टाइन की सर्जरी से होते वही होते हैं, और सिंपल है। अब कभी जब खाना कम खाते हैं, तो उसको बैलेंस बनाना आसान नहीं होता है, तो विटामिन, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। और मैं ऐसे एक्सपीरियंस करता हूँ अभी सब इवेल्युएशन के बाद कि आज के टाइम में ये विटामिन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट ऑलमोस्ट सभी को लगते हैं। तो ये सर्जरी से एक साइड में विटामिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तैयार होती है, और दूसरे साइड में खतरनाक बीमारियां मर जाती हैं। तो मैं समझ लूँगा कि ये जो सिंपल साइड इफेक्ट है कि आप कम खाने की वजह से, इंटेस्टाइनल बाईपास की वजह से विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन लेना है, वो टैबलेट सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना बहुत आसान होता है। क्यों, आज के टाइम में आपको वो माउथ फ्रेशनर, जूस, सूप, चॉकलेट बार बहुत सारे प्लेजेंट फॉर्म्स में आता है, और डायबिटीज की गोली, कोलेस्टेरॉल की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, पेन किलर से ज़्यादा प्लेजेंट फॉर्म में ये लेके आपकी लाइफ को अच्छा बनाना बहुत आसान होता है। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं हो जिसको अगर इफेक्ट हो तो साइड इफेक्ट नहीं हो। चाहे प्योर डाइट करो, कुछ भी ले लो, पर आपकी बॉडी की हेल्थ इवेल्युएट करके आपको कौन से साइड इफेक्ट्स एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल है, और कौन सी बीमारियां एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको बैलेंस करके फाइनल डिसीजन साइंटिफिकली लिया जाता है। राइट सर। सर, एक और सवाल इसी के रिलेटेड पूछा था कि सर्जरी के बाद वेट वापस बढ़ सकता है क्या, और इज इट लाइक अ परमानेंट सोल्यूशन कि एक बार कर लिया वापस वजन नहीं बढ़ा, ऐसे हो सकता है? ये भी अच्छा सवाल है। किसी भी तरीके का हम ट्रीटमेंट करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, बेरियाट्रिक सर्जरी, तो भी हम पूरा का पूरा जेनेटिक्स को नॉर्मल नहीं कर सकते। हर एक को याद रखना है कि जेनेटिक टेंडेंसी
मेटाबॉलिज्म ये वापस पहली तरफ जाने की कोशिश करता है। पर आप अगर किसी भी नॉर्मल आदमी की लाइफ देखो, जवान होता है तो 50 kg का होता है, 10 साल के बाद 4-5 किलो बढ़ जाते हैं, और 10 साल के बाद और 5-6 किलो बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, मेल्स में एल्डरली थोड़ा पेट बढ़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता वेट बढ़ना। ये तो नेचुरल प्रोसेस हर एक के लिए होती है, और इसकी वजह ये होती है कि उम्र के साथ साथ भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उम्र के साथ साथ आपके स्ट्रेस, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटियां सब बढ़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटी एंजॉय करने की बढ़ जाती है, और ये लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी वजन बढ़ने वाली हो जाती है, और ये ग्राफ बन जाता है जिससे वजन बढ़ जाता है। अगर ये बेरेटिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी भी करते हैं तो उम्र तो बढ़ती रहेगी। पेशेंट को ऐसे कभी नहीं लगना चाहिए कि बेरेटिक सर्जरी की अभी दुनिया में मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी रोज करूं, रोज एंजॉय करूं तो ठीक हो जाए। हर एक पेशेंट को हमारा सेंटर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफाइड है पिछले 17 सालों से। इसका मतलब साइंटिफिकली पेशेंट को सिखाते हैं डाइट का कॉम्पोजिशन कैसे बदल सकते हैं, उसी के टाइप में चिकन खाओ, मटन खाओ, इडली खाओ, राइस खाओ, उसको हेल्दियर कॉम्पोजिशन में कैसे बना सकते हैं, खाने का सेटिस्फैक्शन कैसे एंजॉय कर सकते हैं। हर एक आदमी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल खाना एंजॉय कर सकता है, पर कोई एक्सट्रीम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद अगर थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ने लगे तो वक्त पे आके उसका रीजन ढूंढ के अगर मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका वजन बहुत सालों तक मेंटेन है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि ये डिसीजन लास्ट ऑप्शन समझ के बहुत सारे पेशेंट बहुत लेट कर देते हैं ऑपरेशन को। 150 किलो, 200 किलो, बहुत सारी बीमारियां, चलना मुश्किल है। कभी कभी इनका मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ जाता है कि उनको शायद एक सर्जरी में पूरा रिजल्ट नहीं आता है। उनको स्टेज ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सेकंड प्रोसीजर भी ऑफर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। बाकी सब ट्रीटमेंट तो साथ में देनी ही पड़ती है। पर बॉडी में अगर कोई भी बीमारी हो, हर्निया हो, हार्ट डिसीज, जॉइंट आर्थरोस, कभी कुछ भी हो, हर एक की स्टेज ट्रीटमेंट होती है और आफ्टर केयर होती है। उसके बाद जैसे जॉइंट की ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपी केयर सब लेनी पड़ती है, वैसे कोई भी ट्रीटमेंट के साथ लेनी चाहिए। पर इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जितना वजन कम हो जाता है बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, उतना वजन बढ़ाना आसान नहीं होता है, बहुत सालों तक आसान नहीं होता है। तो पेशेंट को ये समझ के अगर रेगुलर फॉलो करता जाए, तो ऐसे बहुत सारे हैप्पी पेशेंट्स हैं जिनका मोर देन 50% एक्सेस वेट कम हो गया। ऐसे समझ लीजिए किसी का वजन 150 किलो था और 80 किलो हो गया, कुछ साल के बाद 88 हो गया, कुछ साल के बाद 94 हो गया, तो भी कुछ लॉस नहीं है, इसको मैं फेलियर नहीं बोलता हूँ। 150 किलो से अभी भी 10 साल के बाद सब एंजॉय करके 94 किलो ही है। सभी बीमारियां बॉडी से दूर है और हेल्थ बेनिफिट है ही। ये पॉजिटिवली सोच के कोई भी ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना सबके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। राइट सर। सर आपने जैसे सर्जिकल ऑप्शंस बताए, थोड़ा आप नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट किसके लिए, मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हु विल बेनिफिट आउट ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, इफ यू कुड elaborate a little on that please. मैं सर्जरी से नीचे आता हूँ। पहला होता है सर्जरी, दूसरा होता है एंडोस्कोपी, बलून। वो भी इस तरह से होता है कि आप बलून खाते हैं, बलून को एक आधे लीटर से फिल करते हैं, तो आपका आधा पेट भरा हुआ रहता है, आपको वॉलंटरीली डाइट नहीं करना पड़ता है। तो ये सर्जरी छोड़ के बाकी सब ट्रीटमेंट्स टेम्पररी वेट लॉस की ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद आपको ही काम करना पड़ता है। बलून एक ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशंस होता है जिससे आपकी थोड़ी हंगर कम होती है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, क्रेविंग कम होती है, और उसके साथ में आपको सीवियर सिग्निफिकेंट कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है। अगर आप 1000 कैलोरी, 1500 कैलोरी खाते हो तो 1000 खाना पड़ता है, 1200 खाते हो तो 800 खाने पड़ते हैं। और ये कैलोरी कम करके बहुत सालों तक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसको शुरू से ही लाइफस्टाइल में डालना पड़ता है। पर ऐसी बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स होती हैं जिससे ये आप अचीव करने की कोशिश करते हैं।
और कोशिश करते रहनी है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे। ये सभी का कॉम्बिनेशन परमुटेशन करके हर एक को ये बीमारी का इलाज लाइफ टाइम करते रहना है, क्योंकि ये अपनी जेनेटिक टेंडेंसी है, वजन बढ़ने की टेंडेंसी है। कोई भी ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ देना गलत है। उसको साइंटिफिकली एक्सपर्ट ओबेसिटी यूनिट में जाके ही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और एक्सपर्ट ओबेसिटी यूनिट ऐसे होता है जहाँ पे बेरेट्रिक सर्जन, बेरेट्रिक फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, ये सब लोग एक ही जगह पे आपको जब साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, वही सेंटर सबसे साइंटिफिक ट्रीटमेंट दे सकता है। Right, sir. Sir, we have only about 2 or 3 minutes remaining. So we would like you to sum up by saying कि आप क्या किसके लिए एडवाइस करोगे, और मे बी अभी कोई व्यूअर्स ज्वाइन हुए होंगे, तो आप इफ यू वुड लाइक टू एंड इट बाय सम एडवाइस फ्रॉम योर एंड, सर। ये बोलना चाहूंगा कि बाकी सब बीमारियां होती है, कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वैसे ही डायबिटीज एक बीमारी है। बाकी बीमारियों की ट्रीटमेंट हम जैसे खुद के खुद नहीं करते, ऐसे ओबेसिटी की ट्रीटमेंट खुद करना अनसाइंटिफिक है, उससे बॉडी को हार्म हो सकता है। कोई भी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करने हैं तो उसमें डाइट मॉडिफिकेशन, थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज हमेशा जरूरत होती है। कोई भी ट्रीटमेंट चॉइस अपने हाथ में नहीं होता है कि मुझे यही चाहिए और मैं इसी से ठीक होऊंगा। साइंस में ऐसे नहीं हो सकता है। अगर ओबेसिटी की ग्रेड थोड़ी बढ़ जाती है तो मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर ओबेसिटी की ग्रेड बहुत बढ़ जाती है, बाकी सब अटेम्प्ट आप कर चुके हैं और फिर बहुत सारी बीमारियां आने लगी, जिससे मैं जैसे बोलता हूँ कि सेक्सुअल डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो गई, इनफर्टिलिटी है, जॉइंट पेन्स है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर, तो आपको विशफुल थिंकिंग कि मैं अब से ये करूंगा, मैं आज से डाइट करूंगा, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे ना सोच के साइंटिफिक प्रोटोकॉल की ट्रीटमेंट को, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, एक्सपर्ट जो बोलते हैं खुद के मन से नहीं बोलते, जो बहुत सालों से रिसर्च करके स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको बेस्ट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कौन सी है बोलते हैं, उसको फॉलो करके आपकी लाइफ की केयर लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज के टाइम में बेरियाट्रिक सर्जरी करने को आने वाले पेशेंट बहुत बढ़ गए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिनकी बेरियाट्रिक सर्जरी हो चुकी है, डायबिटीज कम हो गया, सांस की तकलीफ कम हो गई, उनको अगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना जैसी कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अपने पास को, भाई को, बहन को, दोस्त को बोलते हैं, देखो मैं बच गया इसकी सर्जरी की वजह से। और जिनको डायबिटीज, सांस की तकलीफ, बीएमआई ज़्यादा हो, उनके लिए अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, लाइफ सेफ और हैप्पी करनी है, तो वक्त पे ये सर्जरी करना एकदम इम्पोर्टेंट है। कोरोना जैसी बीमारी सिर्फ आपके लिए भगवान ने दिया हुआ एक मैसेज है कि आपकी खुद की हेल्थ की केयर करना ज़रूरी है। बीमारी को बीमारी समझ के साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। टाइम पे हम हर एक इंटरवेंशन करना ज़रूरी है, जो भी हो, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, एंडोस्कोपी, सर्जरी, सबका कॉम्बिनेशन करके खुद की लाइफ, सोसाइटी का बर्डन, आपकी फैमिली का लाइफ सबसे अच्छा और प्लेजेंट करें। मैं एक बार सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि संडे को आप सभी ने इतने लार्ज हम नंबर्स में पार्टिसिपेट किया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो जाए तो आप हमारी वेबसाइट obesityasia.com पे पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो वापस देख के वापस सवाल पोस्ट कर सकते हैं। सभी का सेटिस्फेक्शन करने का हमारा पूरा यूनिट LOC, जिसको लैप्रोस्कोपी ओबेसिटी यूनिट बोलते हैं, वो पूरा सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करते रहे। Thank you, Dr. Shashank Shah, for such a wonderful and insightful message that you have given us, and thank you for making our Sunday healthier. Thank you. Thank you everyone. Have a good day and safe.